बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज के ये तीसरे दिन की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं 40 मार्क्स वाले जीके जीएस के मस्ट इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। आप शुरू से अंत तक क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा। आज के सेशन में हम टॉप लेवल के 50 एमसीक्यू आपके सामने उपस्थित कराएंगे। जहां जरूरत पड़ेगी हमें वहां पर हम इसका एक्सप्लेन देने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। प्रश्न नंबर आपके सामने एक था कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है जो प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएगा। याद रखेंगे वसा। याद रखेंगे दोस्तों कि पशु और वनस्पति वसा एक संदृढ़ ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है और यह खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाली चीजें हैं। वहीं पर बात करें कि वसा में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रति ग्राम कैलोरी जो होती है वह 2.25 जो गुना अधिक पाया जाता है। वसा में प्रति ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा उपस्थित होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं वसा में प्रति ग्राम कैलोरी मान कितनी होती है। तो 9 ग्राम होती है, जो बाकी के तुलना में 2.25 गुना अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर था। आज के इस सेशन का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में उपस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि करदांग मठ जो है निम्नलिखित में से जिस राज्य में उपस्थित है उसका नाम हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में मैं बता दूं कि करदांग मठ ये जो है वो द्रुक्सा वंश के सबसे पुराने अधिकार क्षेत्र में से एक है। यह ऐतिहासिक मठ करदांग गांव का एक हिस्सा है जो कभी लाहौल हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी हुआ करती थी। वहीं पर बात करें कि मठ में भित्ति चित्र जो थांग का है वह चित्र पुराने हथियार और वाद्य यंत्र जैसे सींग, बांसुरी, ड्रम आदि के अभूतपूर्व संग्रह का एक स्थल भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है। भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आएगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है। पश्चिम या दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ, दक्षिण पूर्वी मानसून के साथ, या उत्तर पूर्वी मानसून, या यूं कहें कि उत्तर पश्चिमी मानसून के साथ आता है। तो याद रखेंगे कि भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है कि एक जीवित कोशिका को संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक भी शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कि एक जीवित कोशिका को संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक भी शामिल होते हैं। चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। इसमें जो साइटोप्लाज्म और नाभिक भी शामिल होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वह साइटोप्लाज्म और नाभिक से मिलकर बनेंगे और प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कोशिका का जीवित पदार्थ निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा, उस स्थिति में आप इसको जो है प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानेंगे। इस संबंध में और भी बात करें कि माइक्रोस्कोप के तहत साइटोप्लाज्म में खाली दिखने वाली संरचनाओं को रिक्तिका भी कहा जाता है। अगर साइटोप्लाज्म में खाली रिक्तिकाएं जो दिखाई दे रही है उसको हम लोग जो है आपको रिक्तिका के नाम से जानेंगे। तो ये 4 नंबर का प्रश्न हो चुका है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है। और 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कथनों में से निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही पाया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। जैसा कि ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है कि क्या 1950 में पहली लोकसभा का गठन हुआ, क्या 1948 में पहली लोकसभा का गठन हुआ, 1947 में पहली लोकसभा गठन हुआ, या 1952 में पहली लोकसभा गठन हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान में रखेंगे हमेशा।
प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है। छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है कि बिहार का एक पड़ोसी राज्य झारखंड, जो बिहार से अलग किया गया था 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को, वहीं पर सरहुल त्योहार मनाया जाता है। यानी छठे नंबर का सी इसका सही आंसर है। दोस्तों हम बताते चलें कि झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक सरहुल त्योहार है। तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि सरहुल त्योहार किनके द्वारा मनाई जाती है। तो याद रखेंगे यह जो है मुख्य रूप से आदिवासियों के द्वारा मनाई जाने वाली त्योहार है। इसमें देखते हैं सरहुल त्योहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। याद रखेंगे आदिवासियों की जो सरहुल त्यौहार है जो झारखंड में मनाई जाती है वह किस प्रकार की त्यौहार है। तो सरहुल त्यौहार जो झारखंड में आदिवासियों के द्वारा नए साल की उपलक्ष्य में उनके द्वारा मनाई जाती है। दोस्तों यह बात करेंगे, यह झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। याद रखेंगे उरांव, मुंडा और हो आदिवासियां जो झारखंड में निवास कर रही हैं उनके द्वारा सरहुल मनाई जाती है। यह त्यौहार हर साल हिंदू पंचांग के पहले महीने चंद्रमा के तीसरे दिन या चैत्र के पछवाड़े में मनाए जाते हैं। सरहुल वसंत ऋतु या फागुन के आगमन का प्रतीक है और जून या जेठ के महीने तक मनाया जाता है। याद रखेंगे थोड़ा सा लाइम जो है ये टाइम ज़्यादा खींचता है, लेकिन यह इस अवसर पर मनाया जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न बहुत ही शानदार होगा। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का जो है संस्थापक निम्नलिखित में से किसको जानेंगे। तो 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी। याद रखेंगे, याद विष्णु शक्ति। 7वें का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप याद रखेंगे 7वें का सी इस प्रश्न का सही आंसर था। आइए बढ़ते चलते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न देखिएगा। 8वें नंबर प्रश्न कहता है पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर डी, यह सिंध में उपस्थित है। दोस्तों याद रखेंगे मोहनजोदड़ो की प्राचीन बस्ती पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में उपस्थित है। याद रखने की जरूरत है, लड़काना में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अपार ऐतिहासिक महत्व के कारण एक पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना गया है। इस नगर को 1900 की शुरुआत में इसकी खोज तथा हजारों साल की गंदगी और मिट्टी के नीचे दफन पाया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। तो कभी कभी पूछा जाएगा कि बताइए मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में लड़काना सिंध प्रांत में उपस्थित है, यह जो है सिंधु नदी के किस छोर पर उपस्थित है। तो यह सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। मोहनजोदड़ो में एक योजनाबद्ध खाका है जिसके आधार पर एक जाल योजना पर अवस्थित आयताकार बनाई जाती है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, यदि आपको मालूम है तो जरूर इसे कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों आइए इससे पहले कि हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, आपके लिए इंपॉर्टेंट एक सूचना हो जाएगी। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर और जीके जीएस 40 मार्क्स वाला का पीडीएफ ई बुक चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर से इसे परचेज कर सकते हैं। तो आइए बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर उपस्थित करा दिए हैं। भारतीय प्रतिभूति सेबी और विनिमय बोर्ड डैश में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति बोर्ड यानी कि और विनिमय बोर्ड निम्नलिखित में से कहां पर उपस्थित है। 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9वें का ऑप्शन नंबर ए, यह मुंबई में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा याहू के कंपोज मेल पेज में उपस्थित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा याहू के कंपोज पेज पे उपस्थित नहीं होता है। इस 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंटेंट जो है उस पर उपस्थित नहीं होता है। आइए बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11वां नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार सेंसस ऑफ 2011 के अकॉर्डिंग जो है भारतीय राज्य में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे महाराष्ट्र। सबसे पहले याद रखें सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का वो है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, उसके बाद बिहार का स्थान आता है। वहीं पर बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के माध्यम से तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का स्थान प्रथम होगा। अगले प्रश्न देखेंगे, 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को गौर से देखिएगा। भारत को कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में जो लागू किए गए इल्बर्ट बिल है उनसे संबंधित है? तो 12वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। याद रखेंगे प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। दोस्तों बताते चलें कि यह बिल 1883 में वायसराय रिपन द्वारा पेश किया गया था, जो वास्तव में भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को खत्म करना चाहते थे। रिपन ने देश में वर्तमान कानूनों के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव किया था और भारतीय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को जिला स्तर पर आपराधिक मामलों में ब्रिटिश अपराधियों के वाद पर निर्णय सुनाने के लिए अधिकार क्षेत्र की अनुमति दिया गया था। इसमें संशोधन इल्बर्ट बिल को 25 जनवरी 1884 को आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1884 के रूप में पारित किया गया था। तो याद रखेंगे लॉर्ड रिपन के समय। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर होता है। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6वें भाग के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे जब कभी भी इस भार के स्थान पर द्रव्यमान शब्द करके क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ऐसे में आप 1/6 नहीं करिएगा, बल्कि द्रव्यमान पर किसी भी पिंड पर किसी वस्तु को ले जाने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन भार में परिवर्तन अवश्य देखी जाती है। तो द्रव्यमान में जब अगर कह दे तो उस स्थिति में 1/6 नहीं बल्कि आप कह दीजिएगा कि कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि किस वनस्पति शास्त्री की वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों को आधुनिक जंतु में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? किस वनस्पति शास्त्री की वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों को आधुनिक जंतु में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑगस्ट वेलम लाइसर। इस प्रश्न का आइसलर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। शरीर की सबसे बड़ी मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर देखें तो चवर्णीय पेशी कहाँ स्थित होती है? शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी चवर्णीय पेशी जो है मुख्य रूप से वह कहाँ पर उपस्थित होती है? 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जबड़ा में उपस्थित होती है। चवर्णिका जबड़े में स्थित होती है तथा यह चवर्ण या चबाने की मांसपेशियों में जो होती है उपस्थित रहती है। एक औसत आदमी की काटने की शक्ति 117 से लेकर 265 पाउंड के बीच में होता है। यहीं पर बात करेंगे किसी बाहरी वस्तु पर बल लगाने की यह क्षमता निरपेक्ष बल का उदाहरण के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया? 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। याद रखेंगे 1857 के विद्रोह के दौरान जो है फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है कि रॉस आइस शेल्फ किस महासागर में उपस्थित है? रॉस आइस शेल्फ निम्नलिखित में से किस महासागर में उपस्थित है? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यह हिंद महासागर में उपस्थित है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप चाहते हैं कि हम लगातार क्लासेस आपको देते रहें तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके इसे हाइप कीजिएगा और हाइप करने की वजह से जब इसकी रीचिंग पॉइंट आपके सामने उपस्थित होगा तो दोस्तों याद करेंगे कि हम आपके लिए लगातार मेहनत करेंगे और आपकी तैयारियों तक बिल्कुल आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहां पत्ते उत्पन्न होते हैं?
तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहां पत्ते उत्पन्न होते हैं? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसंधी के नाम से उसे जाना जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी क्लिक करके ला करके रख दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है, यह निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? इस प्रश्न का सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर सी, यह औरंगजेब के समय लिखा गया था। आगे प्रश्न देखते हैं। 21वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? याद रखेंगे 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है और प्रश्न है कि वह पुस्तक व्हाट हैपेंड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर है 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, हिलेरी किंटल जो हैं उनके द्वारा व्हाट हैपेंड नामक पुस्तक लिखा गया है। दोस्तों इस संबंध में बता देंगे कि याद रखेंगे व्हाट हैपेंड्स हिलेरी किंटल के द्वारा लिखी जाने वाली एक पुस्तक है जो 2017 के संस्मरण है। यह पुस्तक 2016 के चुनाव में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और आम चुनाव के उम्मीदवार के रूप में उनके अनुभवों का विवरण प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में अबरक है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दिए गए ऑप्शंस में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा 23वें का ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश जो है वह भारत में सबसे अधिक अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। यदि इसमें बिहार ऑप्शन होता तो उसको हम लोग लेकर चलते, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह कौन है? आंध्र प्रदेश। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे अधिक जो है वह भंडार कहां पर उपस्थित है? तो झारखंड में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी डैश द्वारा लिखी गई है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह किन के द्वारा लिखी गई है? 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। आगे प्रश्न है 25वां नंबर क्वेश्चन है कि 14 से 28 जून 2025 तक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? याद रखेंगे 14 से 28 जनवरी जून 2025 तक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट किस देश में आयोजित किया गया? इस 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह मंगोलिया में जो है आयोजित किया गया था। आगे प्रश्न 26 नंबर देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा के रूप में जाना जाएगा? 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर है पुंकेसर को फूल का नर हिस्सा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न नंबर 27 आपके स्क्रीन पर उपस्थित कर देते, थोड़ा छोटा करने की इसको आवश्यकता पड़ गई है। प्रश्न है कि लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता की निश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है डैश के सिद्धांत पर आधारित है। आपको बता देना है कि लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किनके सिद्धांतों पर आधारित है? तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर उपस्थित है। आगे आर्किमिडीज जो है उत्प्लावन बल के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट निम्न में से किससे संबंधित है? प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि नेहरू रिपोर्ट जो है वह दोस्तों संवैधानिक ढांचा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था।
29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि जो है विकसित किया गया था। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। 30वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छोटी आंत में मानव के भोजन की पाचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे आप एक यौगिक के रूप में नहीं जानेंगे। सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, लोहा यौगिक नहीं बल्कि फेरम अर्थात यह एक तत्व है। बाकी सोडियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल ये सब के सब यौगिक के रूप में जाने जाते हैं। आपको हमारा क्लास कैसा लगता है आप जरूर हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित गैसों में से किसे लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे लाफिंग गैस के रूप में भी जानेंगे। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हम लोग लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। यदि दोस्तों आपको मालूम है कि लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है तो जरूर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न आगे सामने देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए। याद रखेंगे निम्नलिखित में से वह कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैम मानकस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ और 35वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डैश सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश वो है जो सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखेंगे धूपगढ़ को सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। 35 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन है जो एक प्राकृतिक फाइबर के रूप में नहीं जाना जाएगा। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिलीन जो है एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है वरना जूट, सन और ऊन ये प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली फाइबर के रूप में जानी जाती है। आगे प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है, बने रहिएगा आप हमारे साथ, एक भी क्वेश्चन को क्विट नहीं कीजिएगा। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। 37 का सही आंसर है उसे धमनियां के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों इस संबंध बता दूं कि धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। शिराएं जो होती हैं संपूर्ण शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं। सभी धमनियां अक्षीकृत रक्त का संचरण करती हैं और धमनियों में रक्त का दबाव शिराओं से अधिक होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा, और सबसे अधिक जो है वह केरल में है। आगे बढ़ते चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक डैश राज्य के थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक डैश राज्य से संबंध रखते थे। 39 का सही आंसर है यह उड़ीसा से संबंधित रखते थे। अगला प्रश्न देख लेंगे धोती गमछा। प्रश्न है कि धोती गमछा डैश का देशज वस्त्र का प्रतीक है। धोती गमछा डैश राज्य के देशज वस्त्र का एक प्रतीक है। याद रखेंगे 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह असम राज्य का एक देशज वस्त्र के रूप में प्रतीक माना जाता है।
41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक है। निम्नलिखित में से वह कौन है जिन्हें आप गुप्तकालीन शासक के रूप में जाने जाएंगे। तो याद रखेंगे विक्रमादित्य जो होते हैं वह गुप्तकालीन शासक के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपको मालूम है तो विक्रमादित्य का दूसरा नाम क्या था, आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न आपके सामने कि भारत माता चित्र पेंटिंग मूल रूप से डैश द्वारा बनाया गया था। भारत माता चित्र यानी कि जो पेंटिंग है वह मूल रूप से किनके द्वारा बनाया गया था। इस 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह अवनिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते चलते 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को देखिएगा। भारत के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। भारत के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में देखा जाए तो निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के रूप में नहीं जाना जाता है। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाचीगाम जो है ये नहीं जाना जाता है उसमें। 44वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहां है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान निम्नलिखित में से कहां है। 44 का सही आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है कावेरी नदी का उद्गम यानी होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 हो जाएगा कि लंबाई की एसआई इकाई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या होती है। तो लंबाई को जो है मापने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो याद रखेंगे लंबाई को मीटर में मापा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला डैश द्वारा रचित किया गया था। तो याद रखेंगे बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है जिसका रचयिता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 47वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या कार्यशील पूंजी है। कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से वो कौन सा है जिसको कार्यशील पूंजी के रूप में जानते हैं। 47 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे धन। याद रखेंगे प्रश्न आपके सामने है कि कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या कार्यशील पूंजी है, तो याद रखेंगे धन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन के साथ और 48वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल को एक भिन्न पृष्ठ पर खींचने के लिए डैश कुंजी को नीचे लाएं और चयनित क्षेत्र को इच्छित लेवल पर खींचे जाते हैं। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है कंट्रोल। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से क्या है। बिल्कुल क्वेश्चनों का बैलेंस मैंने रखने की कोशिश किया इस सेट में। काफी हाई कुछ क्वेश्चंस भी थे, कुछ मिडिल क्लास के क्वेश्चन थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि आपको स्लो लगा होगा। हर तरह के जैसे एग्जामिनेशंस में आपका माइंड चलेगा उस तरीके के क्वेश्चनों को हम इसमें सहेजने की कोशिश किए हैं। यकीनन समझेंगे कि आपको इस वीडियो से लाभ पहुंचा होगा और आप इसको अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ रहे होंगे। पोटेशियम का रासायनिक तत्व है, पोटेशियम का एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक क्या है, तो याद रखेंगे पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक ऑप्शन नंबर डी यानी के होता है। आइए बढ़ेंगे दोस्तों। 50वां नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ करके जाते हैं। वायु द्वारा परागण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा। बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना यह है कि कौन कौन हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं और हमसे ये आंकड़ा हमें मिल पाएगी कि यकीनन आप जो है बिल्कुल अपने तैयारियों में मग्न है। ऐसे में वीडियो बनाने में मुझे बड़ा ही आनंद आएगा। प्रश्न है कि वायु द्वारा परागण को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। याद रखेंगे ऑप्शन है इंडोफिली कहते हैं, सीसियोफिली कहते हैं, या एनेमोफिली कहते हैं, या एंजियोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। देखना यह है कि कौन कौन इसका सही आंसर करते हैं और जिनका आंसर मुझे सही लगा उन्हें हम रिप्लाई कर देंगे। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।